एक हाई स्कूल की लड़की जिसका काला सच जानकर उसके खुद के पिता उसकी जान लेना चाहते थे। दोस्तों, आज की हमारी ये मूवी एक जापानीज मूवी है जो रिलीज हुई थी 2014 में। मूवी की शुरुआत क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर 2012 से होती है, जहां कुछ लोग अपने दोस्तों तो कुछ अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्टोर के अंदर 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया था, जिसमें से एक उस स्टोर में काम करने वाला क्लर्क हिरोशी था, दूसरी विक्टिम एक लड़की थी जिसका नाम आयका था और तीसरे आदमी का नाम जुनपे था जो कि एक फोटोग्राफर था। पुलिस को शक है कि इन मर्डर्स के पीछे आकिकाजू नाम के आदमी का हाथ है, जो कि एक फॉर्मर डिटेक्टिव रह चुका है और फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। पुलिस आकिकाजू को कुछ लोगों की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या वो इनमें से किसी को पहचानता है, लेकिन आकिकाजू उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। असल में ये सभी तस्वीरें कुछ गैंगस्टर्स की होती हैं, जिनका इन मर्डर्स के पीछे हाथ हो सकता है। अब बात करते हैं आकिकाजू के बारे में, जो असल में बहुत बड़ा शराबी है और जब उसे पता चला कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है तो उसने उसके प्रेमी को इतना मारा कि उसकी लाइफ से उसकी बीवी और नौकरी दोनों चली गई। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम कनाको है और वो उसकी बीवी के साथ ही रहती है। इन सब हादसों के बाद से वो शराबी बन गया। उसके बाद आकिकाजू की पत्नी उसे फोन करके बताती है कि उनकी बेटी कनाको मिसिंग है। उसकी पत्नी को शक था कि कनाको को आकिकाजू ने ही किडनैप किया होगा। ये सुन आकिकाजू को बहुत गुस्सा आता है और वो कनाको को ढूंढने के लिए उसके फ्लैट पर आ जाता है, जहां उसकी वाइफ उससे कनाको का रूम चेक करने को कहती है। और जब वो कनाको का रूम चेक करता है, वहां उसे कनाको की अलमारी में बहुत ही महंगी ड्रेसेस मिलती हैं, जिसके बाद उसकी पत्नी उसे कनाको का बैग चेक करने को कहती है और बैग में होती है बहुत सारी ड्रग्स, जिनसे उन दोनों को ये लगने लगता है कि कनाको को शायद नशे की लत लग गई थी। उसकी वाइफ से हमें पता चलता है कि कनाको 6 दिन से लापता है और ये भी कि वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि दिमाग के डॉक्टर से भी मिलती थी, लेकिन उसने अपनी माँ से ये बताया होता है कि वो डेंटिस्ट के पास जाती है। अब भला कोई लड़की बेवजह एक दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल था। आकिकाजू अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या कनाको जॉब करती थी, क्योंकि जो कपड़े उसकी अलमारी में थे वो इतने महंगे होते हैं कि उनमें से कोई भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिस पर उसकी पत्नी बताती है कि कनाको कोई जॉब नहीं करती और फिर वो उसे कनाको की कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें वो किसी लड़के के साथ थी और इस लड़के का नाम था ओगाटा, जिसे ना तो कनाको की माँ जानती थी और आकिकाजू तो अपनी फैमिली के साथ रहता ही नहीं था, तो कोई चांस नहीं है कि वो इस लड़के के बारे में कुछ जानता हो। अब आकिकाजू को अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगता है कि वो कनाको के बारे में कुछ नहीं जानती, ना तो ये कि उसके पास वो महंगी ड्रेसेस कहाँ से आई और ना ही उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। वो अपनी पत्नी से ये जानना चाहता है कि क्या कनाको का वेट कम हो रहा था और क्या उसे भूख भी कम लगती थी, क्योंकि ये सारे साइंस ये बताते हैं कि वो नशा करने लगी थी। लेकिन उसकी पत्नी चिल्लाते हुए कहती है कि वो हमारी बेटी है और कोई गलत काम नहीं कर सकती। दोनों मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होने लगता है और परेशान होकर उसकी पत्नी पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन आकिकाजू उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि पुलिस को इन्वॉल्व करने से कनाको खतरे में आ सकती थी। इसके बाद मूवी 3 साल पीछे जाती है, जहां हम सिगोन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक स्कूल स्टूडेंट है और वहीं पढ़ता है जहां कनाको पढ़ती थी और उसे हमेशा ही स्कूल के बाकी लड़के परेशान किया करते थे। उसी स्कूल में हम ओगाटा नाम के उसी लड़के को देखते हैं जिसे हमने कनाको के फोटोग्राफ में देखा था। ओगाटा भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है। कनाको को सिगोन काफी पसंद करता था क्योंकि वो ही एकलौती ऐसी लड़की थी जो उसके साथ अच्छे से बात किया करती थी। सिगोन को उससे प्यार हो गया था। उसके हिसाब से कनाको एंजल थी। प्रेजेंट में हम आकिकाजू को देखते हैं जो कनाको के स्कूल फ्रेंड से पूछताछ कर रहा था, जिनका नाम एमी और नगारो है। एमी की बातों से ऐसा लग रहा था मानो वो कनाको को पसंद नहीं करती और साथ में वो ये भी कहती है कि वो अपनी बेटी को अच्छे से नहीं जानता। वहीं नगारो को बार बार पानी पीता देख आकिकाजू समझ जाता है कि वो भी ड्रग्स लेती है, जिस वजह से उसे इतनी प्यास लग रही थी। वो उसे ड्रग्स देने का वादा करता है, लेकिन तब
अब जब वो उसे कनाको के बारे में कुछ बताएगी, लेकिन एमी गुस्से में नगारो को वहां से लेकर चली जाती है। जिसके बाद आकिकाजु उस न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है जिसके पास कनाको जाया करती थी, और न्यूरोलॉजिस्ट बताता है कि कनाको बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी और वो उससे बस एंटी एंजाइटी पिल्स और स्लीपिंग पिल्स लेने आती थी। आकिकाजु उसकी बीमारी के सिम्टम्स जानना चाहता था, लेकिन डॉक्टर रूल्स के हिसाब से अपने पेशेंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। अब आकिकाजु काफी गुस्से में है कि उसे अब तक किसी से भी कुछ पता नहीं चल पाया था, और फिर वो कनाको के पुराने हाई स्कूल फ्रेंड से मिलने आता है और उन्हें कनाको और ओगाता की वही तस्वीर दिखाता है। उन लड़कियों से उसे पता चलता है कि ओगाता ने 8th ग्रेड में सुसाइड कर लिया था, जिसका रीजन वो लड़कियां ये बताती हैं कि ओगाता स्कूल में उसके साथ होने वाली रैगिंग से काफी परेशान था। और फिर वो नामी नाम की एक और स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जो कनाको से चिपकी रहती थी। उन लड़कियों को ऐसा लगता है कि ओगाता और नामी दोनों ही कनाको के लिए ऑब्सेस्ड थे, क्योंकि कनाको सभी से अच्छे से पेश आती थी। और फिर आकिकाजु मत्सुनागा नाम के एक और स्टूडेंट के बारे में पूछता है जो कि अब एक गैंगस्टर बन चुका था, और ये वही स्टूडेंट होता है जिसकी फोटोज पुलिस स्टेशन में आकिकाजु को दिखाई गई थी। अब उन सब लड़कियों के जाने के बाद आकिकाजु की पत्नी उससे कहती है कि शायद कनाको उनके साथ प्रैंक कर रही होगी, क्योंकि वो अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और शायद अटेंशन पाने के लिए उसने गायब होने का नाटक किया होगा। जिसके बाद कहानी फिर से 3 साल पीछे जाती है और हम देखते हैं कि सिगोन को स्कूल के लड़के परेशान कर रहे थे, लेकिन कनाको के कहने पर वो लड़के सिगोन को छोड़ देते हैं। और हमें फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि ओगाता ने स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था, जैसा कि हमें वो स्टूडेंट पहले ही बता चुके हैं। ओगाता के फनरल पर कनाको उसकी बॉडी के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। कनाको सिगोन को बताती है कि वो ओगाता से इसी टेरेस पर मिलती थी जहां से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया और अकेला छोड़कर उसे चला गया। कनाको की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे ओगाता और उसके बीच कोई रिश्ता था। सिगोन कनाका से पूछते है कि क्या वो उसके लिए उसका ओगाता बन सकता है, जिस पर कनाको उस पर हंसते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो। प्रेजेंट में आकिकाजु कनाको के मिडिल स्कूल की फॉर्मर टीचर अजुमा से मिलता है, जिसकी अकीका नाम की एक बेटी थी। और जब उसे ये पता चलता कि कनाको कई दिनों से मिसिंग है, वो आकिकाजु को बताती है कि ओगाता के सुसाइड करने की वजह वो खुद को मानती थी और इसी वजह से उसने स्कूल से बंक मारना शुरू कर दिया था। और आकिकाजु को लगता है कि ओगाता के सुसाइड की वजह से ही कनाको को नशे की लत लग गई होगी और वो स्कूल के गलत स्टूडेंट्स के साथ हैंग आउट करने लगी, जिसमें नामी नाम की लड़की भी शामिल थी और जिसकी पिछले साल ही डेथ हो चुकी है। नामी भी असल में मत्सुनागा के गैंग की ही एक मेंबर होती है। टीचर की बात सुनकर आकिकाजु को ये लगने लगता है कि इन्हीं स्टूडेंट्स ने उसकी बेटी कनाको को नशे की लत लगवाई होगी, और तभी उसे याद आता है कि कनाको के फ्रेंड्स में से एक की फोटो उसे पुलिस स्टेशन में दिखाई गई थी, जिसका नाम था मत्सुनागा, जो कि अब एक गैंगस्टर बन चुका है। और जो 3 लोग मूवी की शुरुआत में उस स्टोर में मारे गए थे वो इसी गैंग के मेंबर थे। और फिर रात के समय वो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा रोमांस करना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है और कहती है कि उनकी बेटी मिसिंग है और उसे ये सब सोच रहा है। अब आकिकाजु को वो रात याद आती है जब उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ कार में पकड़ा था, जिसके बाद वो उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है। प्रेजेंट में आकिकाजु अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है और उसे बुरी तरह मारता पीटता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ अपनी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने अफेयर को देती थी। फ्लैशबैक में हम फिर से सिगोन को देखते हैं, जिसके साथ अब स्कूल में सभी बच्चे अच्छे से पेश आ रहे थे। असल में मत्सुनागा के गैंग ने उस लड़के को बहुत मारा होता है जो सिगोन को परेशान किया करता था, जिसके बाद से सभी सिगोन के साथ अच्छे से पेश आने लगे और मत्सुनागा को कनाको ने ही उन लड़कों को धमकाने के लिए कहा था। किसी तरह आकिकाजु को मत्सुनागा का पता लग जाता है, लेकिन उल्टा उसे ही मत्सुनागा के गैंग के लोग किडनैप कर लेते हैं और कुछ देर बाद पुलिस वालों को वो बेहोशी की हालत में रोड पर मिलता है। आकिकाजु एमी के पास जाता है, जहां उसे एमी से पता चलता है कि कनाको उसकी दोस्त नगानो को ड्रग्स देती थी और उसी ने नगानो को नशे की लत लगवाई और प्रोस्टिट्यूशन में धकेला। कहानी फिर से 3 साल पीछे जाती है, जहां सिगोन कनाको के साथ उसके घर पर है। कनाको को लगता है कि सिगोन बिल्कुल उसके बॉयफ्रेंड की तरह बातें करता है। सिगोन उससे मत्सुनागा के बारे में बात कर रहा था। कनाको उससे पूछती है कि क्या वो मत्सुनागा से मिलना चाहेगा और अगर वो ओगाता की तरह बनना चाहता है तो उसे कनाको
को बेहतर तरीके से समझना होगा। जिसके बाद सिगोन कनाको के साथ एक पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। उधर आकिकाजू जब अपनी वाइफ के फ्लैट पर जाता है जहाँ इशिमारू गैंग के लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो वहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। आकिकाजू को लगा शायद वो ड्रग्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें ड्रग्स नहीं कुछ और ही चाहिए था। और वो आकिकाजू से कनाको के बारे में पूछते हैं। आकिकाजू कहता है कि उसे भी नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ है। जिसके बाद वो गैंगस्टर कनाको के बाद उसे भी मारने की धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सिगोन मत्सुनागा की पार्टी में है। प्रेजेंट में एमी आकिकाजू को एक चाबी देती है जो कनाको के किसी लॉकर की थी। एमी उसे बताती है कि नगानो कनाको को अपना आइडियल मानती थी और उसी की तरह बनना चाहती थी। नगानो को हम फ्लैशबैक में उसी फोटोग्राफर के साथ देखते हैं जिसका मूवी की शुरुआत में स्टोर के अंदर मर्डर हो गया था और उसके मर्डर के बाद नगानो को भी लगने लगा था कि उसे भी मार दिया जाएगा। सारी बुरी लतें लगाने और प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के बावजूद नगानो कनाको को अपना आइडल मानती थी। उसी पार्टी में कनाको ने सिगोन को भी नशा करवाया, जिसके बाद सिगोन के हाथ पैर बांधकर उसे लड़की की तरह ड्रेसअप करके उसके साथ बुढ़े लोगों ने जबरदस्ती की। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि नगानो का भी मर्डर कर दिया गया है। उधर सिगोन को मात्सुनागा के गैंग के लोग रात के अंधेरे में एक नदी के पास फेंक कर चले जाते हैं। आकिकाजू जब कनाको के उस लॉकर को खोलता है वहाँ उसे एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं और उस फोटोग्राफ्स में कुछ बूढ़े आदमी कम उम्र के लड़के लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हुए नजर आ रहे थे, जिनमें से एक लड़का कनाको का बॉयफ्रेंड ओकाटा था। और फिर हमें ओकाटा और सिगोन को दिखाया जाता है जहाँ सिगोन को उसी की कही हुई एक बात याद आती है जहाँ उसने कनाको से कहा था कि वो भी ओगाता की तरह बनना चाहता है और सिगोन के साथ भी सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा ओगाता के साथ उन लोगों ने किया था, यानी कि कनाको ने। उनमें से एक फोटो को देख आकिकाजू को बहुत गुस्सा आता है, वो उस फोटोग्राफ को फाड़ देता है। उधर सिगोन को भी कनाको के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी की वजह से आज उसकी ये हालत हुई थी। आकिकाजू डिटेक्टिव असाई को वही फोटोग्राफ्स दे देता है। उस फोटोग्राफ में वही न्यूरोलॉजिस्ट भी शामिल था जिसके पास कनाको जाया करती थी और उसे लगता है कि पुलिस भी इन सब में शामिल है और कनाको को भी उन्हीं लोगों ने किडनैप किया होगा। जिसके बाद वो उसी न्यूरोलॉजिस्ट के घर जाता है और उसे उसकी वही फोटो दिखाता है। पास्ट में हम देखते हैं कि सिगोन को नामी ब्लैकमेल कर रही थी, वही फोटोज दिखाकर जिसमें उसके साथ जबरदस्ती हो रही है और कहती है कि वो ये सारी फोटोज उसकी फैमिली और स्कूल में बंटवा देगी अगर उसने किसी को भी उनके बारे में बताया और अब से वो उसे जब भी बुलाएं उसे आना होगा। उधर उस न्यूरोलॉजिस्ट से आकिकाजू को ये पता चलता है कि कनाको ही उसके पास आई थी और उसी ने उसे बहकाने की कोशिश करी थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था। जिसके कुछ दिनों बाद उसे चोन नाम के एक बिजनेसमैन ने कांटेक्ट किया जो कि कनाको का क्लाइंट था और डॉक्टर को कनाको के साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर किया गया और इसमें कनाको की पूरी सहमति थी। डॉक्टर उसे ये भी बताता कि कनाको ने उसे ये बताया था कि उसके खुद के पिता यानी आकिकाजू उसके साथ गलत काम करते हैं, लेकिन असल में कनाको खुद अपने पापा के लिए ऑब्सेस्ड थी और आकिकाजू ने उसकी इन हरकतों को कभी बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि वो कनाको की इन हरकतों की वजह से उस पर काफी नाराज भी हुआ था। उस डॉक्टर के मुंह से ये बातें सुनकर उसे कनाको पर काफी गुस्सा आता है और फिर हमें वो फोटोज दिखाई जाती हैं जिसमें कनाको उसी बूढ़े बिजनेसमैन चो के साथ थी, जिसका मतलब ये था कि कनाको को बूढ़े आदमियों में इंटरेस्ट था और इसीलिए वो अपने पापा के लिए भी गलत ख्यालात रखती थी। इसके बाद आकिकाजू का इशिमारू गैंग के लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे पता चलता है कि वो गैंग उसी बिजनेसमैन चो के लिए काम करता है। कनाको चो की फेवरेट थी, लेकिन उसने उनकी प्राइवेट फोटोज चुराकर कुछ दूसरे ओल्ड क्लाइंट्स में बांट दी, जिसके बाद वो उन क्लाइंट्स के साथ भी इंजॉय करने लगी। कनाको अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और हर बूढ़े आदमी के पास जाने लगी। पास्ट में सिगोन नामी के फ्लैट पर जाता है और उस पर हॉकी से हमला कर देता है और फिर उसे टॉर्चर करके कनाको का पता बताने को कहता है। नामी बताती है कि कनाको ईडन होटल के रूम नंबर 801 में है। सिगोन नामी से जानना चाहता है कि क्या कनाको ओगाता से प्यार करती थी, जिसका जवाब में वो कहती है कि कनाको सभी से अच्छे से पेश आती थी, उसे नहीं पता कि वो किससे प्यार करती थी और किससे नहीं। नामी सिगोन से पूछती है कि कनाको ने तुम्हारे जैसे कई लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसके बावजूद वो सब कनाको से इतना प्यार क्यों करते हैं और अगर सिगोन कनाको के पास गया तो वो उसे भी मार डालेगी। जिसके बाद सिगोन नामी के चेहरे पर चाकू से निशान बना देता है ताकि उसके मरने के बाद भी नामी के चेहरे को देख कनाको उसे याद रख सके। जिसके बाद नामी भी सुसाइड कर लेती है।
उधर प्रेजेंट में इशिमारू गैंग का बॉस याकुजा आकिकाजू को बताता है कि कनाको ने उनके बनाए रूल्स तोड़े थे अपने क्लाइंट्स के फोटोज लीक करके, इसीलिए वो उसे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए और ये सब उन्हें चोने करने के लिए कहा है। आकिकाजू कहता है कि ये सब मत्सुनागा ने किया है, वही कनाको को फ्रेम कर रहा है इन सब लफड़ों में, लेकिन मत्सुनागा को भी उन लोगों ने पहले से ही अधमरा करके वहीं रखा हुआ था और हमें पता चलता है कि मत्सुनागा को कनाको से प्यार हो गया था और उसी ने कनाको की मदद की थी उन फोटोज को चुराने में, जिसके बाद वो मत्सुनागा को मार डालते हैं। आकिकाजू याकुजा से कहता है कि वो उन्हें सारे फोटोग्राफ्स देने को तैयार है, लेकिन वो कनाको को माफ कर दे, जिस पर याकुजा कहता है कि उसकी बेटी काफी बुरी लड़की है, फिर भी वो उसको क्यों बचाना चाहता है, जिस पर आकिकाजू कहता है ताकि वो कनाको को अपने हाथों से मार सके। इसके बाद याकुजा उसे बताता है कि इस घिनौने काम में कई पुलिस वाले शामिल हैं, जिसमें से एक का नाम अइकावा है और वो चो के लिए काम करता है। चो के कहने पर ही अइकावा ने उस स्टोर के अंदर वो 3 मर्डर्स किए थे, क्योंकि उन तीनों लोगों को चो की हरकतों के बारे में पता था, जिनमें से जो फोटोग्राफर मारा गया था उसी ने वो सारी फोटोग्राफ्स क्लिक की होती हैं। याकुजा कहता है कि अइकावा की एक पत्नी और एक बेटा है, जैसी फैमिली का सपना आकिकाजू देखा करता था उसके पास वैसी ही फैमिली है, और फिर वो अइकावा को मारने को कहता है। ये सुन आकिकाजू अइकावा के घर जाता है और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है। वो उसे बता देता है कि उसका पति एक क्रिमिनल है जिसने चो के कहने पर कई मर्डर्स किए हैं, और तभी अकिकावा की उसकी वाइफ के फोन पर कॉल आती है और अकिकाजू फोन रिसीव करके उसे बता देता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ क्या किया, जिसके बाद अकिकावा उससे एक डील करता है और कहता है कि वो उसकी वाइफ को छोड़ दे और बदले में वो उसे उसकी बेटी कनाको दे देगा। अकिकाजू उसकी वाइफ और बेटे को एक कार में बंधक बना लेता है और अकिकावा से मिलने निकल पड़ता है, और जब अकिकावा उसकी कार की तरफ बढ़ता है अकिकाजू वहाँ नहीं होता। अकिकावा जान चुका था कि उसकी वाइफ को उसके गलत कामों के बारे में सब कुछ पता लग गया है और वो जानना चाहता है कि क्या वो उसे माफ करेगी, लेकिन उसकी वाइफ उस पर थूक देती है। गुस्से में वो अपनी वाइफ को शूट कर देता है। तभी आकिकाजू पीछे से आकर कार से उसे टक्कर मारता है और फिर वो उसकी कार की डिक्की चेक करता है। उसे लगा था उसमें उसकी बेटी कनाको होगी, लेकिन उसमें उसे चो की लाश मिलती है। आकिकावा उसे बताता है कि चो ने उसे अब किसी को भी मारने से मना कर दिया था, इसीलिए उसने चो का ही गेम बजा डाला ताकि अब उसे किसी को मारने के लिए उसकी परमिशन ना लेनी पड़े, और इसीलिए याकुजा ने आकिकाजू को कहा आकिकावा का गेम बजाने के लिए, क्योंकि अब वो चो के लिए खतरा बन चुका था। बाद में उन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है और दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर आकिकाजू छिप जाता है और आकिकावा खुद को ही शूट करने की सोचता है, लेकिन उसकी गन में गोलियां खत्म हो गई थी, जिसके बाद पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर डालते हैं और आकिकाजू वहां से भाग जाता है। वो ये जानकर खुश है कि कनाको जिंदा है। और फिर हम सिगोन को देखते हैं जो कनाको के पास उसे मारने के इरादे से आया था। कनाको उसे बताती है कि वो जो चाहे कर सकती है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई रूल्स नहीं है, और फिर वो सिगोन को वही फोटोज दिखाती है जिसमें उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। उस फोटो को देख कनाको सिगोन के ऊपर काफी हंसती है। सिगोन चाह कर भी उसे नहीं मार पाता। कनाको से बताती है कि वो ओगाता से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने उसे मार डाला। ये कैसा प्यार था कि वो उन सभी को बर्बाद कर देती थी जो उसके करीब होता था। और फिर एक अनजान शख्स आकर सिगोन को भी मार डालता है। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। आज क्रिसमस था। कनाको की फॉर्मर टीचर अजूमा ने अपनी बेटी के लिए एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा है कि वो क्रिसमस केक लेने जा रही है, और जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है आकिकाजू उसका किडनैप कर लेता है। क्योंकि जब आकिकाजू उन फोटोज को ध्यान से देखता है तो उसमें से एक फोटो अकीको की भी थी जो कि अजूमा की ही बेटी है, और कनाको ने उसे भी नशे की लत लगवा दी थी। कनाको के साथ मिलकर अकीको भी उन बूढ़े क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट होने लगी और कनाको ने उसे भी नशे की लत लगवा दी थी। कनाको के साथ मिलकर अकीको भी उन बूढ़े क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट होने लगी और अपने महंगे शौक पूरे करती। और जब अजूमा को इस बारे में पता चला तो उसी ने कनाको को मार डाला, क्योंकि कनाको की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अब आकिकाजू उसे उस जगह चलने को कहता है जहां उसने कनाको की लाश गाड़ी थी। वो उसे एक बर्फीले मैदान में लाती है जहां आकिकाजू उससे कनाको की लाश निकालने को कहता है, लेकिन स्नोफॉल होने की वजह से अजूमा उसकी लाश नहीं ढूंढ पाती और वहां से भागने की कोशिश करती है।
आकिकाजू उसे पकड़ लेता है और फिर से कब्र खोदने को कहता है, लेकिन अजुमा जानना चाहती है कि अब कनाको की कब्र खोद कर क्या फायदा, जिस पर आकिकाजू कहता है कि शायद उसकी बेटी कनाको जिंदा है। जिसके बाद वो अपने हाथों से उस जगह को खोदने लगता है जहाँ कनाको की लाश थी, ताकि वो अपने हाथों से अपनी बेटी कनाको को मार सके। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।